तो बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी है, अच्छी बात यह है डिप मारने के बाद हमने लोअर लेवल से कुछ खरीदारी भी देखी है। वापस हम 25,700 के ऊपर आ गए हैं और बैंक निफ्टी में तो खरीदारी है, अभी भी 150 पॉइंट के आसपास की बढ़त देखने को मिली। तो कल हम 60,000 के आसपास सेटल हुए थे, अभी भी आप देखेंगे तो आपको निफ्टी बैंक में 60,200 के ऊपर के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल नजर आएंगे। 250 पॉइंट के आसपास की बढ़त आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर दिक्कत कहीं है तो वो आईटी स्टॉक्स में है। निफ्टी आईटी इंडेक्स एक बार आप दिखाइए कि जो गिरावट हो रही है ना वो आईटी की वजह से है। आईटी इंडेक्स में आप देखिए आपको 5% से ज़्यादा का बड़ा डिप फिलहाल देखने को मिलेगा। जैसा आपको प्रदीप सर बता भी रहे थे कि आईटी स्टॉक्स में गिरावट आज गहरा सकती है। जो एआई को लेकर एक कंसर्न पैदा हुआ है ना दुनिया भर में, उसी का इम्पैक्ट आप देखिए मार्केट्स में साफ तौर पर देखने को मिल भी रहा है। तो आईटी स्टॉक्स में सर मैं सबसे पहले आपकी राय आईटी स्टॉक्स पे लेना चाहता हूँ। ये जो दिग्गज हैं वो तो पिटे ही हैं, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे, लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट है। परसिस्टेंट हुआ, एलटीआई माइंट्री हुआ, यहाँ पर 6% के आसपास के कट हैं। टीसीएस भी 5.5% नीचे आ गया। सर कल ऐसा मतलब पहली बार तो नहीं हुआ कि एआई हमारी जॉब खा जाएगा या फिर जॉब लॉसेस हो जाएंगे। कल कुछ ऐसा नया घटा है क्या जिस वजह से इतना पैनिक रिएक्शन देख रहा है आईटी स्टॉक्स में? जी जी जी, कल क्या हुआ है सर? जो एआई टूल्स है ना, बेसिकली एआई टूल में क्या हुआ है, हमने पहले देखा है एआई टूल में सब कुछ ऑटोमेशन होता है, लेकिन बेसिकली ऐसा मार्केट में अभी न्यूज़ है कि एआई टूल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। एआई टूल एक वेबसाइट है, वहाँ पे 30,000। आई थिंक प्रदीप सर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनके साथ कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन द हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, सो विदाउट द टच ऑफ द ह्यूमन, एंड जैसे ही एक बंदा जिन्होंने बनाया एआई टूल खुद रेट कर रहा था, एआई खुद लिख रहा है कि ह्यूमन हमें देख रहा है। सो कहीं ना कहीं एआई और एक बॉट को बोल रहा है, तो फिर हम ना लैंग्वेज बदल देते हैं, हम कोड पे बात करेंगे। सो थ्रेट यहाँ पे ऐसा है, हम फ्यूचर देख रहे थे, अब फ्यूचर देख रहे थे, फ्यूचर इतना जल्दी आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थ्रेटिंग है। सेकेंड थिंग, आपने आई थिंक वो मूवी देखा होगा रोबोट्स करके, वो चिट्टी, है ना, रोबोटर्स रोबोटर्स, जो पहले बहुत फेमस था, रजनीकांत का, है ना। हाँ। वो कहीं ना कहीं अभी सच होते हुए दिखाई दे रहा है आज के जमाने में, क्योंकि ये जो न्यू जेनजीज है, मतलब हो सकता है कि समटाइम ना हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग हमें अभी देख रहे हैं, हो सकता है कि हम ये जो मूव है इस मूव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हम अपडेटेड नहीं है इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने कोविड से पहले स्कूल कॉलेज में नॉर्मली जो मैंने देखा है, हमारे गांव के इधर में भी मोबाइल फोन लेके जाना भी सर, मतलब ये नहीं होता था पहले। और ऑनलाइन क्लास तो भूल जाइए, ऑनलाइन क्लास अलाउड ही नहीं था, मतलब हमारे इधर तो ऑफलाइन क्लासेस ही होता था। जिस तरीके से कोविड 19 आने के बाद जो ग्लोबली एक चेंजेस हुआ है कि लोग, अभी हम देख रहे हैं कि अभी ऑनलाइन इतना हम एक्टिव है। एक जमाने में 1 GB डेटा हम एक महीना यूज कर रहे थे, 2 महीना यूज कर रहे थे, अभी देखिए पूरा सिचुएशन ही खत्म। सो ये जो एक शिफ्ट होता है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक था वेब 3, सेकंड था वेब 2, अभी आ रहा है वेब 3। अब नेक्स्ट फ्यूचर जो होने वाला है वेब 3 में। सो वेब 2 में हम क्या यूज कर रहे थे, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी, अभी क्रोम भी वेब 2 में ही आता है। लेकिन वेब 3 का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, एआई विल हेल्प यू, एआई विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय यू, है ना। तो इसीलिए इसका राइट इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं ये सब कुछ चीजें होना, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स कम्युनिटी में एक माहौल बन गया है, डर का माहौल की। जैसे हमने देखा थोड़ा बहुत, एक कंपनी है रिसेंट लॉन्च हुआ है, अंथ्रोपिक करके, ठीक है, अंथ्रोपिक करके। तो वो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलप करता है। अब रिसर्च डेवलप करने के चक्कर में पूरा सब कुछ ऑटोमेशन हो रहा है। वो जो थ्रेट है ना, वो आईटी इस कंपनी को है। आप देखेंगे जो टीसीएस का सीईओ है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही स्टेटमेंट दिया था, 1.5 बिलियन का, $1 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमें एआई से आने वाला है। ठीक है। सो ये अभी मुझे लगता है कि सर कमिंग, अगर हम देखेंगे कि अगर आपने जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको अगर आपने पढ़ा है, तो वहां पे ना स्पेसिफिक 308 बार एआई का नाम लिया गया है। 780 पेज था, तो 780 पेज में 308 बार एआई का नाम लिया जा रहा है। और वहां पे भी इकोनॉमिक सर्वे में यही मैंने पढ़ा, 20% चांसेस है
कि अगर जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी चेंजेस होता है, एआई में भी एक बबल क्रिएट अभी हो रहा है। मैं आज का ये जो सीन हुआ है, बबल नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इंडिया में ज्यादा अभी एआई का काम अभी स्टार्ट हुआ ही है। अभी वो उतना ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो रहा है, तो ये जो अभी थोड़ा बहुत पैनिक हो रहा है, आपको एक दो दिन में फिर से रिकवरी आते हुए दिखाई देंगे, तो क्योंकि करना एक करना क्या है सर करना आईटी स्टॉक्स में? करना सर डीप में खरीदारी करना है। ऐसा अभी बबल मेरे को नहीं लगता। और जो भी थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है, ये बेसिकली वो इंटरनेशनल मार्केट के कारण हुआ है। मैंने ऑलरेडी पूरा चीजें आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी प्रॉब्लम अभी भी इंडिया में ऐसा नहीं आया है। ऑब्वियसली जो सैस है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस, जितने भी कंपनीज प्रोवाइड करता है, जो एआई रिलेटेड सर्विस है, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। जो पेमेंट रिलेटेड कंपनी है, जो पेमेंट रिलेटेड में भी एआई का यूजेस ज्यादा है, उसमें प्रॉब्लम। इसीलिए पेपैल में हमने देखा कल 20% नीचे गिरा। इसीलिए ओवरऑल एक ग्लोबल मार्केट में ना आईटी में क्रैक आया है, बट इसमें घबराने जैसा कुछ भी बात नहीं हुआ नहीं। बबल 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 अभी स्टार्ट हुआ नहीं, ये अभी भी लॉन्ग चलेगा। एक इंटरनेशनल थोड़ा बहुत न्यूज का इफेक्ट है। ठीक है, तो आईटी में सर आपकी चॉइसेस क्या हैं खरीदारी की फिर? देखिए, मुझे लगता है कि टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों काउंटर तो बिल्कुल आपको लेना है, बाई करना है। अब देखिए, आज क्योंकि अभी इमीडिएट लेवल पे सेंटीमेंट खराब है, तो मैं अभी बाई करने का सलाह नहीं दूंगा। थोड़ा स्टैगर मैनर पे हम बाई करेंगे, क्योंकि टीसीएस का ना 2950 में एक सपोर्ट है। बाई चांस अगर 2950 ब्रेक होता है तो और भी नीचे आ सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि दिग्गजों के साथ ही रहें, टीसीएस और इन्फोसिस इन दोनों में खरीदारी कीजिए जो गिरावट हो रही है। ऐसा खराब कभी नहीं हुआ है कि एक एआई टूल लॉन्च होने से पूरा सब कुछ ऑटोमेशन हो रहा है, और ये डायरेक्टली थ्रेट आ रहा है आईटी कंपनीज को। कहीं ना कहीं ये मेन रीजन है, इसके वजह से हमने देखा एक आईटी कंपनीज में क्रैकडाउन आ रहा है। ठीक है, तो एक एआई टूल लॉन्च हुआ है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में इतनी गिरावट है, लेकिन ये जो गिरावट है वो खरीदारी करने का मौका है। और दिग्गजों के साथ आप रहिए, टीसीएस, इन्फोसिस, इनमें आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। कितना व्यू लेके चलें सर? देखिए, मुझे लगता है कि मैं टीसीएस इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में अभी करेंट जोन से भी 20-25%, 30% का आप मूव देखता हूँ। पर्टिकुलर आज ये रिएक्शंस पे आपको एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा, अगर थोड़ा बहुत आप मिड टू लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हो तो। ठीक है, तो ये विदेशी वजह से हमारे आईटी स्टॉक्स में भी आज प्रेशर है, तो ये प्रेशर जो है वो खरीदारी करने का मौका है। स्टॉक्स आपको बताए गए। बहरहाल आपको बता दूं कि आईटी में इतनी बड़ी गिरावट है, उसके बावजूद आप देखिए 50 पॉइंट निफ्टी ऊपर है। ये जो पूरी गिरावट है वो आईटी लेड ही थी, या फिर जो प्रेशर है मार्केट में आईटी लेड ही है। अगर आईटी में गिरावट नहीं होती, मैं कैसे कह रहा हूँ आपको, क्योंकि निफ्टी में आप देखेंगे ना, अभी 50 में से आप देखेंगे तो केवल 7 स्टॉक ऐसे हैं जो कि लाल निशान में आपको नजर आएंगे, और उन 7 में से जो टॉप 5 हैं नाम, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ये पहले 5 नाम, 7 में से तो आपको आईटी स्टॉक्स ही नजर आएंगे जो कि 4 से लेकर 6% तक की गिरावट दिखा रहे हैं। बाकी 2 नाम और हैं, एक बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस जिसके नंबर्स ठीक नहीं आए हैं, केवल वो स्टॉक और इसकी जो पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व, इनमें हम देख रहे हैं कि कुछ हल्की फुल्की नेगेटिविटी आधे % तक की देखने को मिल रही है। ज़्यादा प्रेशर आईटी स्टॉक्स बना रहे हैं। तो अगर आईटी में गिरावट नहीं होती, जो निफ्टी में आप अभी भी करीब 50 पॉइंट के आसपास की बढ़त देख रहे हैं, 60 पॉइंट की, वो शायद और भी ज़्यादा होती, या 100 पॉइंट से भी ज़्यादा कहीं हम ऊपर होते। तो आईटी स्टॉक्स आज बाजार को नीचे खींचने का कामकाज कर रहे हैं। एक वजह है एआई टूल जो लॉन्च हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, उसका इंपैक्ट है, लेकिन ये गिरावट खरीदारी करने का मौका है। ब्रोकर्स कहाँ नज़र बनाए बैठे हैं, जरा उसको भी समझ लेते हैं। फिर मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। नतीजों का सीजन पूरे जोर शोर पर है। नरेंद्र भाई, फिर से स्वागत है आपका। बताइए, ब्रोकर्स के रडार पर कौन से स्टॉक है, कहीं अपग्रेड डाउनग्रेड भी आ रहे हैं? जी शुक्रिया संदीप, बहुत से स्टॉक्स पर ब्रोकर्स ने अपनी राय दी है। नोमुरा ने एक साइड पर बाई की रेटिंग दी है और 398 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा सीएलएसए ने इंडस टावर पर आउट परफॉर्म रेटिंग देते हुए 560 रुपये का टारगेट दिया है, लेकिन जेपी मॉर्गन ने इंडस टावर पर न्यूट्रल रेटिंग दी और 390 रुपये का टारगेट दिया है। इसके अलावा जेफरीज ने भी कैपिटल पर बाई रेटिंग देते हुए 450 रुपये का टारगेट दिया है। वहीं जेपी मॉर्गन ने बजाज फाइनेंस पर ओवरवेट रेटिंग दी और 1150 रुपये का टारगेट दिया है। जी ओके, तो बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स ठीक नहीं है। स्टॉक उतना गिरा भी नहीं, आधा % ही नीचे है। अभी आप कह भी रहे थे प्रदीप सर
कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जेपी मॉर्गन भी ओवरवेट की रेटिंग और 1150 रुपये का टारगेट देने। बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र भाई, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। इंडस टावर्स को लेकर आप देखेंगे तो सर ब्रोकर्स डिवाइडेड है। एक बार ये प्लेट दिखा दीजिए। इंडस टावर्स में सर एक तरफ सीएलए से हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 560 रुपये का टारगेट है, और दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन न्यूट्रल है, 390 रुपये का टारगेट दिया है। अब इस स्टॉक की जहां तक बात है सर, तो सीएलएसए की रिपोर्ट ज़्यादा हावी हो रही है, 1% के आसपास की मजबूती है स्टॉक में। तो नीचे में अगर 390 देखें तो 50 रुपये दूर है, और 560 देखें तो 120 रुपये दूर है। सर जेपी मॉर्गन जीतेंगे या फिर आपको लगता है कि सीएलएसए की जीत होगी? जी संदीप जी, मैं सुन नहीं पाया आपका बात। आई थिंक नेटवर्क इशू है। मैं कह रहा हूं सर, इंडस टावर्स में जेपी मॉर्गन ने 390 रुपये का, सीएलएसए ने 560 रुपये का टारगेट दिया है। कौन ज़्यादा जीतता हुआ नजर आ रहा है सर? जेपी मॉर्गन का टारगेट तो 50 रुपये दूर है क्योंकि 440 के आसपास स्टॉक है। सीएलएसए का टारगेट 120 रुपये ऊपर है। सीएलएसए जीतेगा या जेपी मॉर्गन? सीएलएसए जीतेगा, और मैं सीएलएसए के साथ ही जाना पसंद करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है मिनिस्ट्री, टेलीकॉम मिनिस्ट्री, वोडाफोन, आइडिया, विंडोज टावर जैसे कंपनी इसको ख़त्म नहीं करेंगे। सो मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ पे बुलिश हूँ, कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। सर एक बाई कॉल आ रहा है, अगर आपका परमिशन हो तो मैं देना पसंद बिना करूंगा। परमिशन के सर, बिना परमिशन के, प्लीज गो अहेड। एमआरपीएल पे एक करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। एमआरपीएल पे मूव आ रहा है 185.38, 185 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है एमआरपीएल। मुझे लगता है कि मूव अभी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा जो 900, जो मूविंग एवरेज प्राइस है यहाँ पे 900 मूविंग एवरेज प्राइस का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 172 में, 172 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। फर्स्ट टारगेट ना यहाँ पे आपको 194 आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 230 के आसपास हो रहा है, बहुत ही लंबा टारगेट है यहाँ से। सो 194 195 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपको 230 तक आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस आपको 9 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 172 पे यहाँ पे मेंटेन करना है। व्यू आपको मोटा मोटा 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन के आसपास आपको रखना है। और सेकंड और एक स्टॉक अशोक लेलैंड, इसको भी आप फोकस में रखिए। बहुत टाइम बाद 200 को ऊपर सस्टेन अभी हुआ है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का 200 का जो जोन है ये ब्रेक हुआ है, अशोक लेलैंड को आपको रडार पे रखना चाहिए। 3-4 दिन का व्यू रहेगा, 220 से लेके 225 के आसपास का टारगेट आना चाहिए। 192 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 220 से 225 का आप कह रहे हैं कि टारगेट आ गया इसमें। स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 192। 192 का, ओके। ये 3 से 4 दिन का ही है। जी जी जी, ये 3 से 4 दिन का बहुत ही एक अच्छा खासा मूव आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई देंगे। तो एमआरपीएल में आपको भले ही टारगेट आने में 12 से 15 दिन का इंतजार करना होगा, लेकिन क्योंकि सर देखिए, मैं अभी 2-3 रुपीस का टारगेट दूंगा तो इजीली आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत लोग भी शांति से बाय करें और अच्छा खासा पैसा घर लेके जाए। हमने लास्ट कोल इंडिया में भी किया था, नैल्को में भी किया था, जबरदस्त पैसा बना। सेकंड एमआरपीएल पे भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा पैसा बन सकता है। और डिस्क्लेमर है, हमारे क्लाइंटों के पास हो सकता है कि अशोक लेलैंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है, हमारे पास नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो डिस्क्लेमर पहले ही साथ साथ देते चल रहे हैं सर आप। ठीक है, तो अशोक लेलैंड और एमआरपीएल, इन दोनों स्टॉक्स में आप खरीदारी करें। 12 से 15 दिन आपको एमआरपीएल में हो सकता है कि जो टारगेट आपको दिए गए हैं काफ़ी बड़े हैं, उसको आने में लग जाए, लेकिन अशोक लेलैंड के जो टारगेट हैं 220-225 के, जो कि यहाँ से 22 रुपये तक की मैक्सिमम दूर है, वो आपको शायद 3 से 4 दिन में ही आते हुए नजर आ सकते हैं। तो स्टॉप जी, और एक अपडेट देना चाहूंगा। कल आई थिंक हमने जेके टायर का बात कर रहे थे हम दोपहर के शो में, तो जेके टायर में ऑलरेडी आग लगना स्टार्ट हो चुका है। ये आग अभी बुझेगा नहीं, मुझे लगता है कि ये आग आपको 640-670 तक लेके जाएगा, जिस तरीके का ब्रेकआउट इसमें आया है जेके टायर में। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंटों को रिकमेंड करके रखा है बहुत पहले, तो उनके पास पोर्टफोलियो में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से है, हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सर आप कह रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक्स हुए या फिर जो टेक्सटाइल वाले स्टॉक्स हैं, उनमें जो खरीदारी है वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है। उसमें आप चाहें तो श्रिम्प को भी जोड़ सकते हैं। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट्स कल सर्किट लगा था, आज भी 12.5% ऊपर है। अवंती फीड्स में भी देखिए 1000 रुपये का लेवल पार हो गया सर, 6.5% ऊपर है। इन दोनों स्टॉक्स को देखिए, या फिर सर इनके अलावा कोई और पर्टिकुलर नाम जो आप बताएंगे कि जहाँ पर ज़्यादा एक्शन बन सकता है पॉजिटिव साइड में? संदीप जी, दोनों स्टॉक्स में ही ना हमारा व्यू पॉजिटिव है। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि मैं गोकुलदास एक्सपोर्ट को ना आज से
27 जनवरी को मैंने बाई कॉल दिया था और मेरा दोनों टारगेट आ चुका है। सो व्यू इसमें अभी पॉजिटिव है, लेकिन कल 20% चला, अभी 12-13% ऊपर है, 2-3 में 30-35% चल गया है। तो ऐसे सिचुएशन में बाई में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है। मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाइए, व्यू थोड़ा अगर 6-8 महीने का है देन बने रहिए। और मैंने स्टार्टिंग पे आपको हाईलाइट किया था, क्योंकि ये साइकोलॉजी है। अगर अर्निंग खराब है, अर्निंग नहीं हो रहा है, और आप देखिए टैरिफ लगने के कारण कौन सा स्टॉक ज्यादा पिटा है, जो ज्यादा नीचे गिरा था वही अभी ज्यादा ऊपर आएगा, सिंपल। लेकिन अब जैसे कि सेंटिमेंट बदल गया है, सेंटिमेंट बदल होने के बाद हमने देखा कि 20-30% अभी चल चुका है। तो अब और नेक्स्ट 2 से 3 दिन कुछ एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। अगर व्यू 4 से 5 महीने का है देन यू शुड कम, आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों स्टॉक्स में मेरा पॉजिटिव व्यू है, लेकिन अभी मैं करंट जोन से बाय करने का सलाह इसलिए नहीं दूंगा, तो बोलेंगे लोग खरीद लेंगे, बाद में बोलेंगे सर नीचे आ गया, तो इसीलिए थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए। अच्छा ठीक है। कुछ और स्टॉक सर जो कि ज़्यादा एक्शन में है, लाइमलाइट में है आज के सेशन में? आईटी तो है ही है, कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं, कुछ श्रिम्प वाले स्टॉक्स हैं, इसके साथ साथ सर लॉयड्स मेटल्स, ये एक स्टॉक है जो कि आज 15-16 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है और पौने 11% का अप मूव है इसमें। सर ये और एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है या फिर जिनके पास है मुनाफा वसूली कर लें लॉयड्स मेटल्स? देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का रैली इसमें पास्ट में भी हमने देखा, एंड आई थिंक कि ये जिस तरीके का मूव इसमें हुआ है कंटिन्यूअसली, एक पहले तो हायर हाई फॉर्मेशंस था और जिस तरीके का रैली ये कंटिन्यू हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। तो या तो आप देखिए, आप अगर सेफ हो, थोड़ा का रिस्क प्रोफाइल मीडियम है, ज़्यादा हाई नहीं है, तो डेफिनेटली आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर हाई रिस्क टेकिंग आपका एबिलिटी है, सो एक बार ना आप एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1235 में, 1235 1235 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बिल्कुल बने रहिए। अच्छा, अभी ना मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़े थे। नमूरा ने एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को, माफ़ कीजिए, अपग्रेड किया है और रेटिंग बढ़ाकर बाय कर दी है सर। काफ़ी लंबे समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो 398 रुपये का टारगेट अब एक्साइड पर नमूरा की तरफ से आता हुआ दिखा है। ये बाय कॉल दे दी गई है अपग्रेड करके। और अब एक्साइड में सर आज टारगेट जो आया 398 का है, 342 का लेवल तो आ ही गया, 4.5% ऊपर है। अच्छी खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है सर, 25-26 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। तो सर ये जो वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है, इस पे भरोसा करें, 398 आ जाएगा आपको भी लगता है या फिर निकल जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट 1 साल से हमने देखा, अभी भी कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14.25% नीचे अभी भी है, अगर हम 1 साल का कैलकुलेट करेंगे तो। और लास्ट 5 साल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70% ही चला है। तो एक साइड में आज एक्साइटमेंट है, लेकिन एक साइड में ओवर द टाइम ज्यादा एक्साइटमेंट रहा नहीं। बाकी ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं। मुझे लगता है कि आप, अगर आपके पास है तो आप 325 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। इजीली एक बार आपको 365, 370, इनफैक्ट 80 तक भी आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। क्रूड एक बार फिर से उछला है क्योंकि ईरान और यूएस के बीच में टेंशन्स बढ़ रही हैं। आपको पता ही है यूएस का जो युद्धपोत है वो ईरान की खाड़ी के पास में है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है वहाँ पे। और अभी मेरे सहयोगी नरेंद्र मेरे साथ जुड़े थे, वो बता भी रहे थे कि ईरान का एक जो ड्रोन है वो यूएस ने गिरा दिया है। तो उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो टेंशन्स एस्केलेट हो रही हैं वो कम हो जाएंगी या फिर बातचीत से सुलझ जाएंगी, उसकी जो उम्मीद है वो कम हो चुकी है या फिर ना के बराबर पहुंच गई है। तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए कच्चे तेल में के साथ साथ ऑयल इंडिया में भी दिख रहा है। ऑयल इंडिया एक बार दिखाइए, 4% का अप मूव है सर। बजट से पहले भी ये स्टॉक चले थे जब क्रूड उछला था, उसके बाद ये थोड़ा फिजल आउट हुए हैं। अब वापस क्रूड में जिस तरह से मूवमेंट बन रहा है, ऑयल इंडिया तेज होता हुआ दिख रहा है। सर ये ट्रेडिंग प्ले है, मतलब लंबा नहीं खेलना चाहिए, क्रूड के साथ साथ ही अपनी पूरा जो ट्रेडिंग व्यू है उसको बदलते रहें? देखिए, मुझे लगता है कि अभी ना चलेंगे। अब थोड़ा बहुत हाई वॉलेटिलिटी है ओवरऑल। अभी देखेंगे जो आज कमोडिटी मार्केट का ओपनिंग है वो भी बहुत बढ़िया रहा है। गोल्ड ऑलमोस्ट 5000 के ऊपर चल रहा है और सिल्वर $87 के आसपास। तो प्लैटिनम भी आज मूव है। सो अब कॉपर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, घूम फिर के मुझे लगता है कि ऊपर आ जाएगा। अब क्रूड ऑयल पे भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, और जितने भी ओएमसीज हैं मैं पॉजिटिव हूँ, मैं इसमें नेगेटिव नहीं हूँ। क्योंकि मार्केट में जो बड़ा फेयर काम कर रहा था सर वो चला गया। सो ओवरऑल व्यू आपको 80-90% डीप में आपको एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोचना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ। और ऑयल इंडिया में मुझे लगता है कि एक बार 535, 540 पॉसिबल है। सो जिनके पास पोजिशन है आप बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। कुछ भी यहाँ पे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखता है। अच्छा ठीक है। जेबीएम ऑटो में ना सर हायर लेवल से अच्छी खासा करेक्शन हमने देखा है।
कहाँ ये एक समय 665 के आसपास पहुंच गया था, नीचे में 529 तक जाके आया, 23 तारीख को इसने 529 का लो मारा, वहाँ से रिकवरी जो शुरू हुई ना वापस इसे 600 के ऊपर ले आई है। सर चार्ट इसके अगर हम थोड़ा लंबा चार्ट देखें तो लंबे चार्ट में पॉजिटिविटी आपको नज़र आ रही है, मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ईवी से जुड़ा हुआ ईवी बसेस वाला ये काउंटर है। क्या इसमें अगर कोई लॉन्ग टर्म का व्यू बनाना चाहे तो सोच सकता है? देखिए चार्ट में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है कि 659 6089 चल रहा है, 659 660 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। आप अगर शॉर्ट टर्म व्यू रखते हो तो 20 एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज जो 578 के आसपास है, 578 पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और मुझे लगता है कि एक बार तो 640 इजीली विजिट करेगा, जो 200 डेली मूविंग एवरेज प्राइस है। जैसे ही 200 ब्रेक करेगा और भी हायर हाई प्राइस आपको आते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे, चार्ट में नेगेटिविटी है, बट फ्यूचर में मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर रिजल्ट के लिए अगर आप वेट करते हो तो इजीली करेंट जोन से भी 12 से 15% का तो एक रैली इजीली आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। इस बीच एक दो गिरावट वाले शेयर भी देख लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा गिरावट है। उसमें आईटी तो है ही है, ई क्लक्स है, परसिस्टेंट है, कोफोर्ज, एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस। एक एचएएल का स्टॉक दिखाइए। अब हुआ क्या है, एचएएल के स्टॉक में ना आज 6% के आसपास की गिरावट। आप बोलेंगे ऐसा क्या हो गया एचएएल में कि 15 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम और 6% ये स्टॉक गिरा हुआ है। दरअसल इसमें खबर है और खबर आपके सामने स्क्रीन पर है। दरअसल हुआ क्या है कि फाइटर जेट बनाने की जो रेस है ना, उससे ये कंपनी बाहर हो गई है। 3 प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, और ये शॉर्टलिस्ट हो रहा है पूरा मामला एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत, AMCA प्रोग्राम के तहत इन 3 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एचएएल उस रेस से, उस शॉर्टलिस्ट जो लिस्ट की गई है उससे बाहर हो गई है। और जो 3 नाम सामने आए हैं ना, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको L&T का नाम एक नज़र आएगा, ये एक स्टॉक है जो कि शायद लाइमलाइट में रह सकता है। दूसरा इसमें टाटा ग्रुप, और तीसरा नाम इसमें भारत फोर्ज का है, जो कि इस 3 महीने के आसपास का समय लगेगा जब ये फाइनल बिडर की घोषणा हो जाएगी। एचएएल इससे बाहर होता हुआ दिखा। सर, इस नीजक रिएक्शन जो आज देख रहे हैं ना सर, इसी खबर की वजह से है। एचएएल में क्या करें सर? जिनको लंबी अवधि के लिए स्टॉक पसंद है उनके लिए भी, और जिनके पास रखा हुआ है उनके लिए भी बताइए। देखिए फॉर द लॉन्ग टर्म व्यू मेरा पॉजिटिव आज तक तो पॉजिटिव ही था। अब 200 अगर डी में देखेंगे उसके नीचे चल रहा है, 100 के नीचे चल रहा है। स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहूंगा 3700 3600, इसके नीचे कभी भी जाता है तो एक बार के लिए मैं इससे एग्जिट करना पसंद करूंगा। और अगर बाई करना है तो मुझे लगता है कि MTR टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया कंपनी है, इसको आप अगर होल्ड रखेंगे, रिसेंटली ब्रेकआउट आया है तो 4200 तक आपको मिलेंगे। सो अगर HL नहीं चल रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। MTR टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली ब्रेकआउट आया है, MTR टेक्नोलॉजी भागेगा। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम अभी तक तो देखिए 5% नीचे आने पे हम सेल करने का सलाह नहीं देंगे अगर आप अभी तक होल्ड करके रखो, क्योंकि देयर आर मेनी इन्वेस्टर्स। मैं बात करता हूँ उन लोगों का 2000 पे बाइंग है, 4000 पे बाइंग है, 3500 में बहुत सारे लोगों का बाइंग है। और लास्ट ईयर ही फरवरी मंथ के आसपास जो डीप आया था, उस डीप में ही ऑलमोस्ट 3400-500 में हमने भी बाई कॉल दिया था। वो लॉन्ग टर्म व्यूज के हिसाब से अभी भी बाई कॉल एक्टिव है। बट जिस तरीके से थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि और थोड़ा प्राइस में करेक्शंस देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी सेम रहेगा। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी सेम रहेगा, आप इसके बने रह सकते हैं। और MTR टेक ये ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू HAL। HAL में 3700 का स्टॉप लॉस बताया आपने ना? जी ठीक है, परफेक्ट है। ये हो गई कुछ एक्टिव स्टॉक्स की बातचीत। अब हम त्रिवेणी टर्बाइन एक बार दिखा दीजिए बस। त्रिवेणी टर्बाइन के नंबर्स आए थे, मैंने डिस्कस भी किए थे आपसे। स्टॉक ये भी 5.5% के आसपास ही गिरावट दिखा रहा है, क्योंकि नंबर्स आप देखें इनका मुनाफा फ्लैट रह गया इस बार, कोई ग्रोथ नहीं इस बार देखने को मिली। त्रिवेणी टर्बाइन, TRIVENI, ये जो स्टॉक है, ये नंबर्स आपके सामने। इसका स्टॉक भी एक बार दिखा दीजिए। 2 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम है, स्टॉक देखिए 6% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। चलिए, ये सारे एक्टिव स्टॉक्स हो गए। हॉट स्टॉक्स की बात हमने कर ली, लेकिन दर्शकों के सवाल ये भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्राइम मेंबर्स, JM फाइनेंशियल। सर, एक शेयर देखिए, शुभम गुप्ता जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 131 शेयर हैं, 159 159 का प्राइस है। देखिए प्राइस को मूव आने के लिए फिर से ना 150 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही जो है कोई भी स्टॉक नीचे आता है ना, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके मुझे याद है 190 के आसपास का एक ब्रेकआउट भी आया था, वो ब्रेकआउट फेल हो गया। उसके बाद 160, उसके बाद 150 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे ब्रेक डाउन आया। अभी जिस तरीके से थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल रहा है, अभी आप बने रहिए, लेकिन 120 के नीचे मार्क माई वर्ड आपको नहीं रहना है।
चाहे वो XYZ कुछ भी फाइनेंशियल नाम हो जाए, आपको नहीं रहना है 120 के नीचे। सिंपल 150 के ऊपर इसमें और मूव पॉसिबल होगा, 120 के नीचे रहना नहीं है। 129 है, आपको बाई करना नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो बने रहिए अभी विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 120। ठीक है, चलिए इस बार एक बार आपको बता दूं सर, आपका दर्शकों में मतलब उत्साह इतना है, आप दर्शकों में इतने प्रिय हैं कि 1100 से ज़्यादा लोग लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया माध्यम से। तो सर आपका जलवा जलाल है, तो आप भी अगर अपने सवाल चाहते हैं कि हमसे हम पूछ उसको पहले प्रायोरिटी बेसिस पर लें, तो आप हमारे प्राइम मेंबरशिप को ज़रूर कंसिडर कीजिए। 3 विकल्प आपके पास आएंगे जब आप कोई भी वीडियो पर जाएंगे और ज्वाइन का बटन प्रेस करेंगे। तो ये इकॉनमी, स्टैंडर्ड और VIP प्लान्स हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से प्लान चुनकर आप हमारे साथ जुड़िए। हमारा आपसे वादा है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता के साथ आपके सवाल, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हो या फिर म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक हो, अलग अलग शोज़ के जरिए हम उनको एड्रेस करेंगे। पहले से आप मेंबर हैं तो आप ज्वाइन की जगह रिज्यूम बटन को प्रेस कीजिए, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगे, उनको आप फॉलो कीजिए, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आपकी मेंबरशिप फिर से रिन्यू हो जाएगी। तो एक शुभम गुप्ता जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, इनका सवाल मैंने लिया है। अभी भी प्रतिबद्धता के साथ मैं सवाल लेता चलूँगा। कुछ सुपर चैट के जरिए भी सवाल आए हैं सर, तो वो भी मैं लेना चाहूँगा। इससे पहले ज़रा एक नैन्सी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग टू द होल टीम, लॉन्ग वीक, आज थर्सडे नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन फीलिंग वही है जैसे मैंने शुरू में बोला था ना, इन्होंने मेरी बात को सुन लिया सर, क्योंकि चौथा दिन हो गया इस हफ्ते का, भले ही हम बुधवार के सेशन में, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है कि थर्सडे है। ये भी थोड़ा चुटकी ले रही हैं सर। इनके पास सर एक तो ABDL है 500 रुपये के रेट पर, दूसरा इनके पास अदानी पोर्ट्स हैं, 1500 रुपये का प्राइस है, और कह रहे हैं कि ब्रेकआउट आ गया है, तो क्या अब 1560 1620 के लेवल्स भी आ जाएंगे या फिर नहीं। और तीसरा है बेलराइस, और ऐड करूं क्या सर, ये पूछ रही हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अदानी पोर्ट में मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, और US के साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अदानी ग्रुप का जो है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, टुडे और टुमारो एक सॉल्व हो जाएगा मैटर। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे, तो 1534 के आसपास है। क्योंकि देखिए मैटर कोर्ट में चल रहा है, वो ऑब्वियसली अभी कुछ इंटरप्रिटेशन आया नहीं उसका। सो वो एक अदानी ग्रुप के लिए थोड़ा बहुत थ्रेट हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी हमने उस दिन ही देखा, जिस दिन थोड़ा वो न्यूज़ आ रहा था हाँ जी। कि SEC जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उन समन कर सकते हैं, वो न्यूज़ के चलते ही ऑलरेडी $12.5 बिलियन क्रैश हो गया था ओवरऑल मार्केट। तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर से जो डील वगैरह है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बने रहने का सलाह होगा। सेकेंड, ABDL भी रिसेंटली नीचे आ रहा था, क्योंकि जो यूरोपियन ड्रिंक्स वगैरह है तो वो थोड़ा अल्कोहल रिलेटेड जितने कंपनी है थोड़ा बहुत सस्ता हो सकता है इंडिया में, ऐसा भी न्यूज़ चल रहा था। बाकी देसी लोग तो शायद देसी रहेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे। और चार्ट में भी जिस तरीके का पुल बैक है 450 460 के आसपास का, जिस तरीके का एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, मुझे लगता है कि अगेन आपको 575 600 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है, आप बिल्कुल बने रहिए। इनफैक्ट आप चाहे तो एक बार एवरेज भी करके जा सकते हैं। बेल राइस पे ऑलवेज व्यू है, और 200 के ऊपर आपको बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत खराब हुआ था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बेल राइस पे आपको होल्ड रखना है। IPO दिन से हम कंटिन्यूअसली इसमें व्यू देते आ रहे हैं। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, रिसेंटली जो डीप था 161 160 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 200 भी क्रॉस होगा, 230 40 भी आपको मिलेंगे, होल्ड करने का सलाह रहेगा। सर आप कह रहे हैं कि पुराने लोग तो पुराने रहेंगे, मतलब चैनल से से बताते हैं सर, ये बात या कोई पर्सनल नहीं 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 सर, मेरा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब इसमें तो देयर आर रिएक्शन मेनी। रिएक्शन बड़ा प्रॉम्प्ट था आपका। क्या है ना सर, जो देसी लोग है ना, जो इंडियन लोग है, वो देसी दारू को ज्यादा पसंद करते हैं। वो यूरोपियन वगैरह हाँ, जितना भी कम हो जाए ना वही तो मैं कह रहा था सर, ये चैनल चेक से आता है या पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, से। मेरा सर उतना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन जितने मैं सीनियर्स को देखता हूँ सुनता हूँ तो समझ में आता है सर। आजकल थोड़ा बहुत सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। बाकी चैनल चेक मेरा ज्यादा होता नहीं है। मैं तो सर मैंगो फ्रूटी वाला आदमी हूँ। ठीक है सर, ओके। इस बीच सुपर चैट के जरिए ना योगेश जी ने हमें समर्थन भेजा, लेकिन अपना सवाल शायद ऐड नहीं कर पाए। ये आप योगेश जी भेजिए दोबारा अपना सवाल, मैं लेता हूँ उसको। अच्छा, इस बीच हमारे एक प्राइम मेंबर हैं कियान सत्रा जी, ये कह रहे हैं कि सर डिक्सन और कनेक्स का प्लीज़ टारगेट दे दो। दैट मीन्स इनके पास होंगे सर ये शेयर।
डिक्सन देखिए बहुत ही बढ़िया रैली आया है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे 11,500 से ब्रेकडाउन आया था, ब्रेकडाउन के बाद नीचे 4-5 दिन थोड़ा रहा, उसके बाद का कल का पुल बैक, लास्ट 2 दिन, आज जिस तरीके से 11,000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, मुझे लगता है कि अगेन 11,000 को होल्ड करना मतलब अगेन 16-17,000 एंड ऑल टाइम हाई पे जाना। डिक्सन डिक्सन का आईपीओ के टाइम से बहुत सारे लोग आज भी होल्ड कर रहे हैं डिक्सन को। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म पे जितना सेलिंग था वो सेल ऑफ हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुल बैक आएगा, पुल बैक ऊपर में सस्टेन भी करना चाहिए। और सेकंड स्टॉक सर आपने क्या बताया? नहीं, मैं एक सेकंड से मैं दूसरा स्टॉक आपको बताता हूँ, लेकिन डिक्सन में ना सर नीचे में जो लो बना था वो 10,000 के भी नीचे का बना था, 9,835 पर। तो क्या मान के चलें सर बॉटम बन चुका है ये ईएमएस को जी लेकर जी, ज़्यादा एक बार उसमें हम आए थे मान बजट में? लीजिए। एक्चुअली द थिंग इसकी टेक्निकली देखा जाए प्राइस में तो मान लेना चाहिए, लेकिन अब रिकवरी भी आया है बहुत तेजी के साथ। तो इसीलिए मैंने आपको वही बताया, 11,000 को होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11,000 के ऊपर मैं हूँ इसके साथ ऑल टाइम हाई के लिए। 11,000 के नीचे थोड़ा बहुत पोजीशन को हल्का कर दूंगा, नहीं रहूंगा जरूरत पड़े तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। दूसरा नाम सर कर्नेक्स माइक्रो का था। हाँ सर, ये रिसेंटली ना डबल टॉप बना के नीचे आया था। इनफैक्ट जिस तरीके का चार्ट रहा है बीच में, मुझे लगता है कि ये बॉटम अभी ना कंफर्मेशन है नहीं, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है। पुल बैक आ रहा है, डेड कैट बाउंस हम मानेंगे, डेड कैट बाउंस सर्वाइव होगा कि नहीं, ये 3,850 इसके ऊपर सस्टेन करने में पता चलेगा। लेकिन थोड़ा रिस्की है, फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग हायर टाइम फ्रेम में फंसे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा जैसे ही ऊपर मिलता है तो आपको एग्जिट करने का सलाह दूंगा। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट है। इसके अलावा सर जो और हमारे प्राइम मेंबर्स के सवाल आ रहे हैं ना, उसमें आप देखेंगे तो योगेश जी हमारे एक नए मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास विशाल मेगा मार्ट आईपीओ मिला था, 78 रुपये का प्राइस है, आईपीओ प्राइस था जो 200 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 3, 5, 8 साल मैं होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विशाल मेगामार्ट अभी 120 के रेंज पे चल रहा है, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम 110 के आसपास का एक स्टॉप लॉस 1110, ये लेवल आप याद करके रखिए। 110 इसका नीचे मैं नहीं रहूंगा, 110 के ऊपर जब तक है आप बने रहिए पोजीशन को। 1110 एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट जो है, इसके नीचे मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि इसके नीचे चार्ट पैटर्न ही पूरा खराब हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। सर एक हमारे दर्शक हैं दिलीप कुमार जी, नए मेंबर हैं, हमारे नए प्राइम मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि सर मुझे 35,000 रुपये लगाने हैं 1 महीने के लिए बाज़ार में, कहाँ लगाऊं? और मेरे पास पहले से ही संवर्धन मदरसन रखे हैं, 93 की बाइंग है, 93 रुपये की, 450 शेयर हैं, क्या मुझे और ऐड करना चाहिए? 1 साल होल्ड कर सकता हूं मैं, तो इसी को और ले लें सर, या फिर कोई और शेयर आप बताएंगे? 35,000 रुपये इनको लगाने कि बाजार में। आप अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मदरसन में, तो मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। 140-150 के आसपास आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। बाकी अगर आपका क्वेश्चन है कि कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाए, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड पे मुझे लगता है कि 1 महीने का व्यू से 220-25 एंड अबव एक बार आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, इसको आप लेके जाइए। और अगर आपने नहीं देखा शो कल का, कल मैंने कॉल भी दिया था, जेके टायर अभी 640-50 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे, तो जेके टायर भी आप बाय करके जा सकते हैं। ठीक है, जेके टायर और अशोक लेलैंड दोनों ऑटो प्लेज हैं, यहाँ पर आप चाहें तो पैसा लगा के चल सकते हैं। मदरसन पे तो आपको राय मिली गई है योगेश जी। इसके अलावा अच्छा, दिलीप जी का सवाल था, माफ़ कीजिए, ये जो कह रहे थे कि मुझे 35,000 रुपये लगाने, 1 महीने का मेरे पास व्यू है। इसके अलावा एक दो हमारे पास सुपर चैट के ज़रिए सवाल भी पहुँचे हैं। उससे पहले ज़रा मैं एक और सुशील जी का सवाल ले लूँ। सर ये कह रहे हैं कि ग्रो के बारे में बताइए मुझे, मेरी एंट्री 173 रुपये की है, या ये करना चाहते हैं, ये मैं देखता हूँ, एक बार प्राइस देख लेता हूँ। टारगेट पूछ रहे हैं कि 184 रुपये का आ जाएगा क्या? देखिए ग्रो आपको ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। देश का हाईएस्ट सबसे अगर एक्टिव क्लाइंट बेस में देखा जाए तो ग्रो का नाम हो रहा है। बट रिसेंटली प्रॉब्लम क्या हुआ, जो एसटीटी इंक्रीज हुआ है ना, एसटीटी इंक्रीज होने के चलते थोड़ा बहुत ब्रोकर्स को दिक्कत हो सकता है। बाकी देखिए हो अभी तो आया ऐसा सर, भी था। 157 तो हुआ है ये उस वजह से। हाँ, अभी इसमें मैं वही बोल रहा था, इसमें क्या होता है ना, जिसको गैम्बलिंग करना होता है, जिसको स्पेकुलेशन करना होता है, वो करते रहता है। तो ओवर द टाइम हमने देखा है कि इफेक्ट ज्यादा होता नहीं है। अब हाँ, शॉर्ट टर्म में एक सेंटिमेंट थोड़ा बहुत बिगड़ा था, वो हो चुका है। बट आई डोंट थिंक, जितना ग्रोइंग कंट्री है, आप देखेंगे एनएससी का डेटा भी ऑलमोस्ट 25 करोड़ के आसपास रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। अब मैक्सिमम अभी लोग आ रहा है जीरोधा में,
आप स्टॉक्स में, ग्रो में, क्योंकि जीरोदा और आप स्टॉक लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड कैटेगरी में है, तो उसके बाद ग्रो का ही नाम आ रहा है। सो ग्रो ऑब्वियसली आप अगर बने रहते हो तो मुझे लगता है कि ग्रो ऑल्सो पॉसिबल विल ग्रो योर मनी। लेकिन ये एक 2-3 साल का व्यू लेके चलिए। अब एंजल वन के साथ भी हमने देखा था। अब देखिए एक कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि एंजल वन का अभी भी मार्केट कैप आप देखेंगे 25-30 हजार करोड़ के आसपास है, जहाँ पे ग्रो 1 लाख क्रॉस हो चुका है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग टू डिस्कस, बट मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं बने रहूंगा। 240-50 मुझे दिखता है। चाहे एसटीटी कितना भी इंक्रीज हो जाए, तो शॉर्ट टर्म डिप जितना आना था हो चुका है। आप बिल्कुल बने रहिए। ग्रो में मैं उस दिन नहीं रहूंगा जिस दिन ग्रो 120 के नीचे आ जाएगा, बाकी इसके ऊपर मैं लॉन्ग हूँ। 120 के ऊपर जब तक है तब तक कोई चिंता की बात नहीं है, बने रहिए। ऑल टाइम हाई भी स्टॉक में आ रहा है। इस बीच आपको बता दें इसका ऑल टाइम हाई आ रहा है। हमारे साथ आए हैं नेतम जी, हमारे नए प्राइम मेंबर बन के। स्टैंडर्ड प्लान इन्होंने चुना है और जिसके ज़रिए ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो आगे इनका भी सवाल लेने की कोशिश करते हैं। तृप्ता जी का सवाल आया है, मित्तल जनरल स्टोर हमारे जो एक प्राइम मेंबर है उनका भी सवाल है, लेकिन उससे पहले 2-3 सर सुपर चैट के ज़रिए अपने सवाल पूछना चाह रहे हैं कुछ लोग। एक तो अशोक जी का सवाल है, अवंती फीड्स कह रहे हैं कि मेरे पास 875 पर है। हमने डिस्कस किया है सर, कह रहे हैं कि मैं क्या और ऐड कर सकता हूँ इस स्टॉक में पोजीशन, मतलब ऐड कर लूँ क्या? हाँ, प्रॉब्लम वही है। अवंती फीड कल भी हमने देखा भागा है, आज भी भागा है, तो वही एक इम्पोर्टेंट चीज है। कल जो चीज दौड़ा है, आज जो चीज दौड़ रहा है, क्या पता और थोड़ा दौड़ने के बाद थोड़ा बहुत उसमें आपको रेस्ट लेने के लिए। आज कुछ सर लग रहा है थोड़ा नेटवर्क में इशू है, थोड़ा आपका आई थिंक इंटरनेट थोड़ा वीक है। हाँ, एक्चुअली मैं जहाँ पे हूँ थोड़ा इंटरनेट इश्यूज है। सो अब देखिए, मुझे लगता है कि मैं सर वही बोल रहा था कि कल भी भागा है, आज भी भाग रहा है। इतना ऊपर लेना रिस्की है। प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचिए, जिन्होंने भी 1-2 दिन में बाय किया है। और भी क्लैरिटी आने दीजिए। ओवरऑल सेक्टर में मुझे लगता है कि ज्यादा शॉर्ट बना था, ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया था, तो इसलिए ये एक बस नॉर्मल सा पुल बैक देखने को मिल रहा है। बाकी व्यू 3-4 महीने का है तो बने रहिए। 1-2 दिन का व्यू है तो अभी मत खरीदिए, क्योंकि कल भी चला, आज भी चल रहा है। ठीक है, ओके। एक और सुपर चैट के ज़रिए स्माइल प्रे के नाम से इन्होंने आईडी बनाई है, हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं कि 3 शेयरों में लॉस हो रहा है सर। एक है जैगल, ये आप देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ भी गया, जैगल है, एक पिकाडिली है और एक किर्लोस्कर इंजीनियरिंग है। शुड आई एवरेज और एग्जिट और होल्ड? आपकी एडवाइस चाह रहे हैं सर। देखिए, जगल में अभी 298 के आसपास का प्राइस चल रहा है। आप 285 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहने का सलाह होगा। और सेकंड स्टॉक आपने बताया क्या, देख नहीं पाया मैं। किर्लोस्कर, राइट? देखिए, इसमें बने रहने का सलाह होगा। अच्छा स्टॉक लगा अब मुझे, एंड कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली एक हायर हाई फॉर्मेशन है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक।